हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शोरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज हम करेंगे सीटेट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में अदर स्टेट के हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, और चैप्टर भी हमारा 8 ही चल रहा है। आपको पता होगा, अगर पिछली क्लासेज आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। ईवीएस चाहे सीटेट का हो, एस्टेट का हो, केवीएस का हो, किसी भी स्टेट का हो, ईवीएस होना चाहिए। ओके। तो घर्षण के विषय में चर्चा करते इसमें एक शिक्षिका यानी कि एक टीचर ने संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। उनमें से कुछ उदाहरण ऐसे जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होता है, मतलब डेली रूटीन से रिलेटेड उसने एग्जाम्पल दिए। उस शिक्षिका ने कक्षा में जो दिए वो नीचे दिए गए हैं, मतलब नीचे उन्होंने दे रखे हैं। 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। तो क्या एग्जाम्पल उसने दिए हैं कि हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। पेन की नोक जब हम पेन चलाते हैं तो घर्षण बल लगता है, उस वजह से हम लिख पाते हैं। इस हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। जब हम चलते हैं तो घर्षण होता है दोनों के बीच में, तो इस वजह से हम चल पाते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे आ रही है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ रही है। वो क्या होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सेब गिरा था पेड़ पेड़ से ही, आपको पता ही होगा, सबको बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ये गलत है बिल्कुल। सी जो है वो रॉन्ग है। तो आप ऑप्शन में देख लो, जिसमें सी है वो तो आएगा ही नहीं। आप ऑप्शन में देखो तो इसमें सी है तो ये नहीं आएगा, इसमें सी है ये भी नहीं आएगा, इसमें सी है ये भी नहीं है। तो आपका आंसर तो जो है वो आ चुका है, बट फिर भी हम फोर्थ पढ़ लेते हैं। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। बिल्कुल ठीक है, घर्षण होता है। कई बार जो आपने देखा होगा रोड पे, सड़क पर किसी गाड़ी का बहुत तेज चल रहा है, एकदम से ब्रेक लगाने पड़ जाए तो ना वो घिस कर ऐसे टायर जो है वो निशान छप जाते हैं, है ना। देखा हो तो वो घर्षण के कारण ही होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी, ए एंड बी जो है हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। और एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं, तो आपको श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ये तो आएगा ही नहीं। तो ये बाकी तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि सी है और सी तो हो ही नहीं सकता, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बड़े इजी क्वेश्चन है भाई। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय घर्षण का मतलब पाठ पढ़ा ये शिक्षिका टीचर, तो समझाने के लिए एक अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये वही क्वेश्चन है। पहले जो क्वेश्चन आया था वो नवंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में, और ये फिर उसके बाद मतलब ये जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में, और वो नवंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मतलब प्रीवियस ईयर कितना काम आता है आपके सीटेट में। जनवरी में क्वेश्चन आया, वही फिर आपका नवंबर में पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन है। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, तो ठीक है। हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, एग्जाम्पल भी सेम है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है, गलत है। इसने इसमें गलत पूछा है, सही नहीं पूछा। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, ठीक है, ये भी घर्षण के कारण होता है। तो थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, बस बड़ा ही इजी है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है, ये गलत है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। हम ऊपर फेंकते फिर वो नीचे आती है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उसको खींचता है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। किस तथ्य द्वारा इसको व्याख्यायित हम कर सकते हैं। तो ये आपको पता है, ये आर्किमिडीज का जो है सिद्धांत है ये, और घनत्व से रिलेटेड है। आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था, उससे ये रिलेटेड है, ठीक है। तो उन्होंने आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था, उसमें 3 सिचुएशन बताई थी कि किसी वस्तु के लिए 3 स्थितियां होती है, तो वो अभी हमें इसमें नहीं करना। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि ऑप्शन हमने क्या दे रखा है। मतलब पानी की कटोरी है वो तैर रही है और कील जो है वो डूब जाती है, तो इसको डिफाइन करना है। लोहा पानी की तुलना में हल्का होता है और स्टील पानी की तुलना में भारी होता है। ऐसा नहीं है, लोहा भारी होता है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में लगने वाली तुलना में जो है कम है। ओके, नेक्स्ट है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। या लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो ये रीज़न नहीं हुआ। बहुत सारे सोचेंगे कि हाँ ये बात तो ठीक है, लोहा जो है पानी की तुलना में भारी है और स्टील जो है पानी की तुलना में हल्का है। ये बात कई सोचेंगे, है ना वैसे, बट ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या है। कारण ये है कि
स्टील की कटोरी पर जो लगने वाला बल है, स्टील की कटोरी पर जो पानी का बल लग रहा है वो उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। और जबकि जो लोहे की कील पर लगने वाला बल है वो उसकी तुलना में कम है, मतलब वो बल कम लग रहा है, इसलिए कम बल लग रहा है, इसलिए वो कील क्या है, नीचे जा रही है। इसी कारण से वो कील क्या है, वो नीचे जा रही है, ठीक है। क्योंकि कटोरी तैरती है, आपको पता है। एक तो कटोरी की शेप कुछ ऐसे है ना, वो गोलाई में कटोरी है आपकी, वो तैर रही है पानी में, मतलब उसका जो खुद का भार है और जो पानी का है, मतलब अपने भार के बराबर वो पानी को धकेल रही है, वो चल रही है और पानी का भार लग रहा है, पानी का बल लग रहा है, तो वो जो है उस बल को धकेल रही है, मतलब धकेल के वो आगे बढ़ रही है, वो तैर रही है। कील जो है, कील का भार जो है, यहाँ ये कील है आपकी, पानी का भार लग रहा है, तो वो उसको, मतलब जो डेंसिटी है उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो गई, तो उस वजह से वो क्या है, डूब रही है। लोहे की जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, आपको पता है। इतनी सी दूरी में वो वज़न जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है, भारी है ना, वो वज़न ज़्यादा पड़ रहा है, तो डेंसिटी जो है लोहे की कील की वो ज़्यादा है और पानी की कम है, तो इस वजह से वो क्या है, पानी में डूब रही है। जबकि कटोरी है, उसकी डेंसिटी जो है वो उसको बराबर धकेल सकती है, तो ये रीज़न है, ठीक है। मतलब वो वॉल्यूम के बिल्कुल बराबर हो जाती है, स्टील की कटोरी है, तो इस वजह से क्या होता है, स्टील की कटोरी जो है वो ऊपर चल रही है और जो कील है वो पानी में डूब चुकी है, डूब जाती है। मतलब ये आपने जब छोटे होते थे हम, मतलब 6th में हमने किया होगा, सबने घर जाके ऐसे टीचर ने बताया और फिर हमने घर जाके किया होगा कि हाँ भी ऐसा ऐसा होता है, ये होता है क्या। कई कई बच्चे बोलते थे जादू हो गया, जादू। जादू नहीं है भाई, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये, ठीक है। और इसको हम कहें तो उसको वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्प्लावन बल इसको कहते हैं। उत्प्लावन बल होता है, मतलब जो किसी वस्तु का भार जो उसके उत्प्लावन बल से अगर ज़्यादा होता है तो वो वस्तु जो है डूब जाती है, और किसी वस्तु का भार जो है यानी कि उत्प्लावन बल जो है वो कम होता है तो वो वस्तु तैरती है। उत्प्लावन बल क्या होता है, मतलब किसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, तो उत्प्लावन बल जो होते हैं वो हम उसको कहते हैं, मतलब कोई चीज़ है हम पानी में डुबोते हैं और वो जो चीज़ है पानी के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है, हम किसी चीज़ को पानी में रखते हैं या हम खुद अगर पानी में तैरते हैं तो एक बल लगता है ना, तो वो बल जो लगता है उस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ये बात है, इस वजह से क्या होता है, स्टील की कटोरी जो है वो तैर रही है, वो उसको धकेल पा रही है बराबर पानी को, और कील जो है वो डूब जाती है क्योंकि वो जो पानी है उसको धकेल नहीं पा रहा भाई। तो आगे क्या है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए कि प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। रेत और नमक को अलग करना है, रेत और नमक के मिश्रण को अलग करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं। तो रेत और अगर इसको अलग करना है तो आपने क्या करना होगा, इसको अलग करने के लिए ये जो मिश्रण है इसमें पानी मिलाया जाता है, आपको पता है। इसको अलग करेंगे हम, नमक को निकालते हैं, समुद्र में से नमक निकालते हैं। आपको अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो पता होगा, आपको ज़रूर पढ़ा होगा आपने इस बारे में। तो उसमें से नमक निकालते हैं, तो सेम वही चीज़ है कि पानी और इसका नमक और इसका रेत का मिश्रण है, तो इसको अलग हम कैसे निकालेंगे। तो मिश्रण में हम पानी मिलाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अवसादन और निस्तारण करेंगे। अवसादन और निस्तारण क्या होता है, तो इससे आप देखो स्पष्ट हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अवसादन करना है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवसादन, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है अवसादन, आपको पता चलेगा, आपको पता है अवसादन जो है वो फर्स्ट नंबर पर आएगा ही आएगा, तो इट मीन्स हमारा राइट आंसर ये होगा। अवसादन भी उसको कह देते हैं, तल छटन भी कह देते हैं उसको हम, ठीक है। तो अवसादन क्या होता है कि एक तो ठोस चीज़ होती है, एक द्रव चीज़ होती है। तो नमक में हम पानी मिला देते हैं तो वो द्रव हो जाएगी ना, तो ठोस और द्रव जो होते हैं उस चीज़ को कुछ टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं, और जब छोड़ते हैं ना तो जो द्रव चीज़ होती है, जो घोल वाली होती है, वो तो ऊपर आ जाती है, और जो ठोस होती है वो नीचे चली जाती है। ऐसा आपको पता होगा, है ना। मिट्टी होगी वो नीचे चली जाएगी और जो द्रव चीज़ होगी वो ऊपर चली जाएगी। तो ये तो होता है अवसादन। तो सबसे पहले हम करते हैं अवसादन, उसके बाद हम करेंगे निस्तारण। निस्तारण क्या होता है, निस्तारण होता है अभी वो चीज़ नीचे चली गई, ठोस पदार्थ नीचे चला गया, तो ऊपर जो आया है ना द्रव, उसको हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, उसको हम अलग निकाल देते हैं। तो इसको कहते हैं निस्तारण या निथारना। नितारना, नितारना आपने वर्ड सुना होगा, जैसे घड़े में कुछ गिर जाता है या पानी में कुछ गिर जाता है तो हम ऐसे ऐसे नितारते हैं ना उसको साइड करके ऐसे, तो वो होता है नितारना। जैसे घी को नितारा जाता है,
आपने अपनी माँ दादी को देखा हुआ था घरों में। तो उसके बाद करते हैं निस्तारण। ठीक है, निस्तारण के बाद क्या करते हैं हम, मतलब निस्तारण हो गया, अब इन चीज़ों से क्या हो गया, नमक और रेत जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। फिर क्या था, निशंदन। निशंदन क्या होता है, इसमें निशंदन मतलब छानना। जैसे चाय पत्ती, हम चाय छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर आ जाती है ना। जूस हम छानते हैं तो उस वो फ्रूट के वो उसमें रह जाते हैं रेशे, तो वो ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो फिर मतलब जो कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो हम छान लेते हैं उसको। तो निशंदन हो गया, मतलब छानना हो गया। फिर उसके बाद है वाष्पन करते हैं, वाष्पन करवाते हैं। वाष्पन क्या होता है भाई, कि जो द्रव पदार्थ है उसको गर्म करेंगे तो जो जल है वो उड़ जाएगा, नमक है वो रह जाएगा। जल है वो भाप बन के उड़ जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, तो लास्ट में होता है वाष्पन। तो वाष्पीकृत हो जाएगा, लास्ट में जो है नमक आपका बच जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे याद रखना, रेत और अगर नमक को अलग करना है तो आपने सबसे पहले अवसादन होगा, तो आपको फालतू के पर्चे में इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या है, क्वथन जो है, चलो मैं इसमें पढ़ देते हैं पहले हम। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन होता है उबालना, उबालना समझते हो ना। क्वथन एक डिफिकल्ट सा वर्ड लग रहा है हमें कि क्वथन क्या ही आ गया ना। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। हाँ, तो इसका राइट आंसर ये है भाई, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वथन जो है एक निश्चित तापमान पर होता है, ठीक है। वाष्पीकरण जो है वो किसी भी तापमान पर हो सकता है। हम पानी गर्म कर रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, हम पानी गर्म कर रहे हैं तो भाप निकलने स्टार्ट हो जाती है स्टार्टिंग से ही। जैसे ही उसकी ठिर खुलती है ना पानी की, मतलब थोड़ा सा ठंडे से थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट होता है, तो वाष्पीकरण स्टार्ट हो जाता है। मतलब वाष्पीकरण जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। गैस पे हम रखते हैं या चूल्हे पर हम रखते हैं, आग जलती है, थोड़ी सी देर में वाष्पीकरण जो है ना स्टार्ट हो जाता है। आप प्लेट उस पर रखी होती है, उस पर बूंदे जम जाती है, देखी होगी आपने। लेकिन क्वथन यानी कि उबाल जो होता है वो स्टार्टिंग से नहीं होता। उबाल एक निश्चित समय के बाद उबाल आता है, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद उबाल आना स्टार्ट होता है, ठीक है। वो ऐसा ही नहीं है हमने रखा और उबाल आना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए क्या अंतर है इसमें, वाष्पीकरण जो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, जबकि क्वथन यानी कि उबलना जो एक निश्चित टेम्परेचर पर होता है। उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए कि हाँ इतना गर्म करेंगे तब ये पानी उबाल आएगा इसमें, ठीक है। जबकि वाष्पीकरण साथ साथ हो रहा है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया को किया जा सकता है वो क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को जिससे किया जाता है वो निष्पावन कहलाती है। क्या कहलाती है, निष्पावन कहलाती है। अब निष्पावन क्या होता है, इसको हम विनोइंग भी बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बात करें तो विनोइंग बोलते हैं। मतलब जैसे अगर आपने देखा है तो आप अपनी आंखों से या फिर टीवी वगैरह में देखा है तो छाछ जो होता है उससे लेके और जहाँ जिस साइड की हवा आती है उस साइड खड़े हो जाते हैं, और थोड़ी सी ऊंची जगह पे भी खड़े हो जाते हैं कई बार, और फिर उसको बरसाते हैं, है ना। तो मतलब जो हल्के पदार्थ होते हैं, जैसे गेहूं के, अगर गेहूं को बरसाया जाए तो उसमें से जो हल्के हल्के एक होते हैं ना, बिल्कुल पतले पतले हल्के हल्के, उसमें से वो तो अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, आगे आगे चले जाएंगे, और गेहूं जो है जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ गिरती जाएगी, और जो आगे कचरा होगा वो आगे निकलता जाएगा, और गेहूं यहाँ गिरती जाएगी, तो वो साफ़ हो जाता है। तो इसको निष्पावन कहते हैं। तो दानों को अगर ऐसे ही धान को अगर बरसाना हो या कोई और फसल, जैसे सरसों बरसानी हो तो सरसों की फलियाँ जो है वो ऐसे आगे 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 चली जाएगी हवा के बल, और सरसों यहाँ रह जाएगी। उसके बाद है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो ऐसा क्यों होता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो फर्स्ट जो है आपका वही राइट है, राइट आंसर जो है फर्स्ट ही है। यानी कि नमकीन पानी का घनत्व जो होता है, यानी कि डेंसिटी जो होती है वो नॉर्मल जो वाटर होता है उससे ज़्यादा हो जाती है। नमकीन पानी की डेंसिटी जो है नॉर्मल वाटर से ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि पानी सीधा पानी होता है तो उसमें नींबू डूब जाता है, क्योंकि जो उस पर बल लग रहा है वो कम लग रहा है, तो इस वजह से वो डूब जाएगा। लेकिन नमक वाला पानी हो गया तो उसमें थोड़ा भार हो गया, तो चीज़ जो वस्तु है यानी कि जो नींबू है उसका भार जो है उस बल से थोड़ा कम हो गया, तो उस वजह से वो क्या होता है, वो तैरने लग जाएगा। बट सिंपल वाटर है तब वो नहीं तैर सकता, सिंपल वाटर है तो वो उसमें डूब जाएगा, है ना। तो ये रीज़न है। यानी कि नमकीन पानी का घनत्व जो है यानी कि डेंसिटी जो है वो साधारण पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से वो बल जो है नींबू का वो कम हो जाता है और वो ऊपर तैरता है। और सिंपल वाटर होता है तो उसका डेंसिटी जो उसकी ज़्यादा होती है नींबू की, तो इस वजह से उसमें वो डूब जाता है, ठीक है। तो ये था आपका। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की समझाने की, बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने कोशिश की है। मतलब मैं जो
पढ़ाती हूँ ना, वो उन बच्चों को ज़्यादा समझ आती है मेरे हिसाब से जिनका आईक्यू थोड़ा सा वीक है। मतलब आईक्यू वीक मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, जो ठीक ठाक लेवल के बच्चे होते हैं ना, उनको समझ आता है। उनको ये नहीं होता कि हाँ भाई ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। मैं एक जीरो लेवल पे आके उस चीज़ को समझाती हूँ कि हाँ बच्चे को कुछ नहीं आ रहा, उस लेवल पे आके समझाती हूँ कि हाँ उनको समझ आ जाए। तो ये थी भी आपकी क्लास। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। कल हमारा चैप्टर जो है 9 है, ये कंप्लीट हो चुका है और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो प्रीवियस ईयर आपको बहुत ज़रूरी है करना। फिर मिलते हैं। थैंक यू।